नमस्कार। पेश है आपके सामने मेरी कहानी आंसू बने मोती। मैं लगभग 20 वर्ष बाद भारत वापस आई थी। पति के अमेरिका में बस जाने के कारण मुझे भी जाना पड़ा, मगर अपनों की यादें हमेशा तंग करती रहीं। जी करता पंख लगाकर भारत आ जाऊं, मगर इतने लंबे अंतराल के बाद ही आना हो सका। आते ही माँ के घर भी गई। माँ के घर के पास ही मेरी चचेरी भाभी शिखा का भी घर था। यूँ तो शिखा शादी से ही काफ़ी चंचल एवं दिमाग से काफ़ी होशियार एवं व्यवहार कुशल थी, मगर शादी के कुछ महीनों बाद से ही उसमें अचानक परिवर्तन आने लगा। हमेशा चुप चुप रहती, मशीन की तरह सारे कार्य निपटाती। बातें करते हुए उसकी आंखें गीली हो जाती। पूछने पर बोलती आंखों में शायद कोई कमी आ रही है, लेकिन उसके मृदु व्यवहार के कारण दिल में टीस सी उठती और उसकी इस हालत का कारण जानने को व्याकुल रहती, मगर उसने किसी से भी कभी भी कुछ नहीं कहा। इतने समय बाद आने पर उससे मिलने को काफ़ी उत्सुक थी। पता नहीं बेचारी का क्या हाल होगा, मगर उसके घर जाने पर गुमसुम शिखा की जगह एक गर्वीले व्यक्तित्व की मालकिन शिखा से सामना हुआ। मेरे पहुंचते ही शिखा दौड़कर मुस्कुराती हुई मेरे गले लग गई। बात बात पर वो खिलखिलाती शिखा को देखकर मैं पूछे बिना न रह पाई। शिखा भाभी, ये काया पलट कैसे हुई? अब तो बता ही दो। आपकी उदासियों के वो राज। शिखा बोली, मैं मुँह से तो कुछ ना बोल पाऊंगी, मगर इस उम्र में आपसे छिपा भी ना पाऊंगी। उम्र के इस ठहरते पड़ाव पर आपको तो पता चलना ही चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी का गुजरा कल आपको लिखकर भेज दूंगी, आप स्वयं पढ़ लेना। और अगली सुबह ही उसकी बहू ने आकर उसका पत्र मुझे थमा दिया। बुआ जी, मम्मी ने आपके नाम से ये पत्र भेजा है, जिसे पढ़कर मैं अवाक रह गई। शिखा इतना सहती रही, उफ तक ना की। शिखा के पत्र में, दीदी मैं काफ़ी छोटी यानी मात्र 14 वर्ष की ही थी जब मेरी शादी हुई थी। भाई बहनों के साथ खेलती कूदती, तभी पता चला मेरे पापा ने मेरी शादी एक सुंदर से राजकुमार से तय कर दी। शादी का अर्थ तो पता नहीं था। हाँ, ये अवश्य जानती थी कि मम्मी की तरह सुंदर सुंदर साड़ियाँ गहने होंगे, सभी लोग प्यार करेंगे जैसे मम्मी को दादी ताई जी बाबा जी याद करते हैं। साथ में ये डर था, मम्मी बाहर नहीं निकलती थी, ना ही हम बच्चों की तरह खेलती थी। इसी के डर से मैं सहमी। मैंने कहा पापा जी मुझे आगे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। पापा नहीं माने। लड़का शायद उनकी नज़र में काफ़ी अच्छा था और आने वाले कुछ ही महीनों में मेरी शादी हो गई। सुंदर साड़ियाँ गहने तो थे, मगर मुझे पहनना ही नहीं आता था। बड़ी नंदे साड़ी में लपेट देती, गहनों से सजाकर गुड़िया की तरह बैठा देती। औरतें आती, मुंह दिखाई की रस्म होती, मुझे उपहार मिलते, सभी कुछ नया नया सा अच्छा तो लगता, मगर जब बच्चों को खेलते देखती तो मैं भी भाग जाती। नंदों के बच्चे हमउम्र होने के कारण मुझे उनका साथ ज़्यादा अच्छा लगता। नंदे चाहती मैं उनके साथ रहूं, मगर मैं अच्छी भाभी तो ना बन पाई। हाँ, अच्छी मामी ज़रूर बन गई। मेरे इस अबोध बचपने ने ससुराल नाम का पिंजरा तोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन बड़ी ननद मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। मुझे सामने तो उन्होंने काफ़ी प्यार दिया। मैं भी माँ की याद से व्याकुल ननद का प्यार पाकर खुश थी। रात में घर आकर सारे दिन की उछल कूद से थकी सो गई। पतिदेव ने उठा दिया। उनकी आंखें लाल हो रही थीं। बोले, आज दीदी के घर क्या हुआ था? तुम अपनी हदें पार करती जा रही हो। और पता नहीं क्या क्या कहा। मेरी जिंदगी की पहली डांट थी। क्रोध कभी सहा नहीं था, देखा नहीं था। मेरी परेशानियों का सिलसिला चल निकला था। हर रोज़ मेरे मासूम बचपने की सज़ा मुझे मिलती, जिसमें सभी साथ देते। गालियाँ, मारपीट, ताने आदि क्या नहीं मिलते। पत्थर दिल होता तब फट भी जाता, मगर औरत शायद पत्थर से भी मजबूत दिल की होती है, तभी तो सहकर भी नहीं टूटती। मैं भी सहती गई और समय के साथ साथ बच्चों की माँ भी बन गई, जो शायद मेरे पति द्वारा किए गए बलात्कार का फल थे। मैंने सोचा सारी उम्र ये सब सहकर कैसे काटूंगी। समाज के सामने ये सब लाकर सिर्फ अपनी बदनामी, स्वयं बच्चों की परवरिश में फर्क पड़ता। मेरे माता पिता इतने संपन्न नहीं थे जो मेरा साथ देते, या उस विचारधारा के ही नहीं थे कि बेटी की डोली उठती मायके से है और दुख पड़ने पर भी मायका ही काम आता है। नहीं नहीं, वो इस थे डोली मायके से उठती है अर्थी ससुराल से। वो शायद मेरी अर्थी उठने का इंतजार करने लगी। उधर मैंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी। MA BEd कर लिया। पति का स्वाभिमान और भी धिक्कारता।
अपने से ज़्यादा सुंदर एवं पढ़ी लिखी पत्नी पर उनकी मर्दानगी और भी ज़्यादा बरसती थी। मैंने काफ़ी प्रयास किया, कहीं सर्विस कर लूँ, मगर कर न सकी, क्योंकि बिना रिश्वत या कुछ और लालच के हम जैसी बेबस औरतों का कोई भी साथ नहीं देता है। इधर बेटों को अपना सहारा समझने वाली मैं और भी टूटती जा रही थी, क्योंकि कभी कभी बेटे भी पिता की भाषा बोलने लगते। मेरी जिंदगी अर्थहीन बनती जा रही थी। हालांकि उम्र से अब मैं काफ़ी परिपक्व एवं समझदार हो चली थी। समाज में सभी मुझे काफ़ी पसंद करते थे। कभी उम्र की चाहत थी या प्यासी आत्मा की प्यास या आहत मन की तड़प। मेरे पड़ोसी देवर मुझे बहुत प्यार करते थे। हालांकि वो चरित्र में इतने पवित्र थे कि समाज और पड़ोस में उनका बहुत नाम और सम्मान था। उनका मुझसे मिलना एवं घर पर मेरे पास आने पर किसी को भी ऐतराज़ नहीं था। दिल के कहीं किसी कोने से वो भी परेशान रहा करते थे। शायद इधर मेरी ही तकदीर आंसुओं की कलम से लिखी गई थी। हम दोनों में इतना अपनापन हो चला था कि अपनी परेशानियां, सुख दुख एक दूसरे से कहे बिना रह ना पाते थे। हम लोग नियम से मिलते, फ़ोन पर दिन में 1-2 बार बातें करते। ज़िंदगी में नयापन सा आने लगा था। देवर के नाम पर मुझे एक ऐसा प्यारा दोस्त मिला था जो शायद मेरी पतझड़ सी वीरान ज़िंदगी में खुशी रूपी बाहर के कुछ क्षण लेकर आ गया था। अब तो मैं भी सोचने लगी थी, इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो मेरा अपना भी है। भगवान ने ही शायद मेरे देवर के रूप में आकर मेरे दुखड़े सुने, सड़ते घावों पर मलहम लगाया है। जीने की तमन्ना जागने लगी थी। बिना चरित्र मैला किए हुए ही मुझे ईश्वर रूपी देवर ने अपनी शीतल छाया दे दी थी। लोगों ने तो सीता का भी दामन मैला करने की कोशिश की थी। मैं तो साधारण नारी थी। कोई इस तरह की बात करता, मेरे देवर को बहुत कष्ट होता। आंखों में आंसू भरकर कहते, भाभी कोई भी आपका अपमान करे मुझसे सहन नहीं होता। और उसे ऐसा सबक सिखाते कि मेरी तरफ कोई आंख उठाने की भी हिम्मत ना करे। उनकी ताकत, उनकी सौम्यता के आगे मेरे पति भी मुझे अब ज़्यादा तंग नहीं करते थे। ईश्वर भी सभी के लिए है और सभी को समय समय पर ही मिलता है। वैसा भी मेरे साथ भी हुआ। इतने बड़े संसार में सिर्फ एक ही मेरा अपना था। वो शायद इतना प्यारा और अच्छा था कि ईश्वर को भी उसकी चाहत थी। एक दिन सुबह वो बाहर गए हुए थे इलाज के लिए। मैं उनके वापस आते ही उनसे जमकर लड़ने की सोच रही थी कि भैया इस बार आप मुझे बिना बताए क्यों चले गए। कभी भी एक दिन के लिए मुझे बिना बताए नहीं जाते थे भैया। बोलकर जाते भी कैसे, शायद उन्हें रोकती और उनका जाना कठिन हो जाता। मैं उनका इंतजार ही करती रही, मगर वो भैया कभी भी नहीं आए। डॉक्टर ने अपनी थोड़ी सी जल्दबाजी एवं असावधानी से मुझ बेबस का एक सहारा भी छीन लिया। आंसू फिर मेरी किस्मत बन गए। पति ने सोचा अब इसके साथ कोई भी नहीं है। उनकी प्रताड़ना फिर शुरू हो चुकी थी। मैं जड़वत हो चली थी। अब सहना शायद मेरी नियति बन चुकी थी। मेरा बेटा, सास, पति आदि सभी प्रताड़ित करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बेटे की शादी की बातें होने लगी। सोचा बहू आकर घर संभाल लेगी, मैं कहीं और जाकर अपना समय बिताऊंगी, समाज सेवा करके बकाया ज़िंदगी जी लूँगी। अब अपमानित होकर नहीं रह सकती, क्योंकि सभी मेरे विपरीत होंगे। मेरे कर्तव्य भी लगभग पूरे हो चले थे। पढ़ी लिखी मैं थी ही, सम्मान से कहीं भी रह सकती थी। परिवार की जगह समाज को अपनी सेवाएं एवं प्यार बांटूंगी। इस घर में अपमानित होने से ज़्यादा अच्छा रास्ता लगा। मुझे बहू भी आ गई। नामी वकील की बेटी थी मेरी बहू। मैं शादी में मात्र नौकरानी ही थी। माँ तो सिर्फ समाज के सामने ही थी। बहू भी आई। शुरू में तो सब ठीक चला, मगर एक दिन अकारण ही बहू के सामने अपना रौब जमाने के लिए पति देव ने गालियां बकनी प्रारंभ कर दी। बर्तन फेंकना एवं डंडा उठाकर बोले, देखता हूँ तुझ जैसी जाहिल की मदद कौन करता है, आदि आदि। बहू काफ़ी देर तक तो सुनती रही। अचानक बोल पड़ी, पापा आप स्वयं सोचिए, जाहिल मम्मी है या कौन। पापा बस बहुत हो चुका। आज के बाद मेरी माँ के साथ आपका रिश्ता संतुलित होना चाहिए, वरना औरतों के हक के लिए काफ़ी अच्छे कानून हैं। माँ के साथ आपकी अभद्रता आपको महंगी पड़ेगी। इन्होंने आपके द्वारा किए गए सारे अत्याचारों के बारे में मुझे पहले ही बता दिया था। उन्हें तो आपने अपने गंदे संस्कार दे ही डाले, मगर मेरे पिता ने मुझे माँ का सम्मान करना सिखाया है। आप सोच लीजिए, मैं आपको पापा की तरह प्यार सम्मान दूँ या अपनी माँ का अपराधी मानूं। ये काफ़ी दिनों तक तो गुमसुम रहे, मगर समय के साथ बदलने लगे। आज मेरे बेटे की शादी को भी 10 वर्ष हो चुके हैं। मेरा सम्मान रौब बहू ने इतना बढ़ा दिया है कि मेरी सारी उम्र के आंसू मेरे लिए मोती बन गए
और दीदी इतने मोती कि मैं परिवार के अलावा समाज को भी बांट सकूं। सच दीदी, अब तो मेरे आंसू मेरे लिए मोती बन गए। थैंक यू। अगर आप लोग को कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।